morning, students. Today we are going to discuss about chapter 8 of history, civilizing the native, educating the nation. It means कि देसी जो जनता होती है, कि जो आम जनता जो होती है उसको सभ्य बनाना, और जो राष्ट्र होता है, नेशन मीन्स राष्ट्र को शिक्षित करना. So in this chapter we will discuss about so many education missions. So now let's start our chapter. In the earlier chapters, you have seen how British rule affected Rajas and Nawabs, peasants and tribals. In this chapter, we will try and understand what implication it had for the lives of students. कि in the earlier chapters, इससे पहले के जो चैप्टर हमने पढ़े हैं उनमें हम देख चुके हैं कि किस तरह से जो ब्रिटिश रूल था उस के कारण यहाँ के जो राजा और नवाब जो होते थे, पीजेंट्स किसान होते हैं, किसानों और ट्राइबल ग्रुप्स पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे. सो इस चैप्टर में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से जो स्टूडेंट होता है उसकी लाइफ पर क्या असर पड़ा. फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट and control over revenues, they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. कि जो अंग्रेज थे उन्हें वो भारत के भू क्षेत्र पर, टेरिटोरियल होता है भू क्षेत्र पर, कि भारत के भू क्षेत्र पर ही विजय प्राप्त नहीं करना चाहते थे, ना ही जो रिवेन्यू वो लोग इकट्ठा करते थे उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे. उन्हें लगता था कि उनका एक जो कल्चर मिशन होता है वो भी है. वे मानते थे कि उन्हें ये जो समाज होता है इसको सभ्य बनाना है, सिविलाइज बनाना है, और उसके जो कस्टम्स और वैल्यूज जो होते हैं उनको बदलना है. तो वो इस तरह की सोच रखते थे अंग्रेज जो थे. What changes were to be introduced? How were Indians to be educated, civilized, and made into what the British believed were good subjects? The British could find not simple answer to these questions. They continue to be debated for many decades. इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं. भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के हिसाब से एक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से स्टेप्स उठाए जाने थे. तो अंग्रेजों के पास इन बहुत सारे क्वेश्चंस के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे. इन सवालों पर कई डिकेड्स तक इस पर डिबेट चलती रही. Here is one word, linguist. What is the meaning of linguist? Someone who knows and studies several language. एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है या कई भाषाओं को जानता है, उसे लिंग्विस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ द ब्रिटिश शो एजुकेशन. कि ब्रिटिश जो थे वो एजुकेशन को किस तरह से देखते थे. Let us look at what the British thought and did, and how some of ideas of education that we know take for granted evolved in the last 200 years. In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. कि सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि जो एजुकेशन फील्ड होता है उसमें अंग्रेज क्या सोच रहे थे, और एजुकेशन के जो विचार हमें आज नॉर्मल दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह से डेवलप हुए हैं. तो इस जांच के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने जो ब्रिटिश विचार पर कैसी रिएक्शन दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह से डेवलप हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए. तो इन चीज़ों के बारे में हम चैप्टर के अंदर देखेंगे. द पॉइंट इज द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. In 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta. He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that company had set up. In addition to being an expert in law,
जॉन वाज ए लिंग्विस्ट कि सन 1783 में विलियम जोन्स नाम का एक व्यक्ति जो होता है कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सेटअप की गई सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जो जज होता है उसकी पोस्ट पर उनको तैनात किया गया। जो लॉ होता है उसका माहिर होने के साथ साथ जोन्स जो थे एक लिंग्विस्ट भी थे। He had studied Greek and Latin at Oxford, knew French and English, had picked up Arabic from a friend, and had also learned Persian. At Calcutta, he began spending many hours at a day with Pandit, who taught him the subtleties of Sanskrit language grammar. इन सब के बावजूद उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का भी अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कैलकाटा आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत के जो विद्वान होते थे उनके साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्य का अध्ययन करने लगे। तो इस तरह से वो जल्दी ही उन्होंने कुछ ही समय में कुछ चीज़ों का उन्होंने अध्ययन शुरू कर दिया था। जैसे कि सोन ही वॉज स्टडी एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अर्थमेटिक्स, मेडिसिन एंड द अदर साइंस। तो इस तरह से उन्होंने स्टडी करनी शुरू कर दी। जोन्स discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at time. Englishmen like Henry Thomas, Colebrook and Nathaniel Hallett were also busy discovering the ancient Indian heritage. तो यहाँ पर जोन्स ने क्या पाया कि उस समय कैलकाटा में तैनात बहुत सारे जो अंग्रेज ऑफिसर्स होते थे वो भी उनके जैसी दिलचस्पियाँ रखते थे। हेनरी थॉमस, कॉलब्रुक और नेथानियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी जो रचनाएं होती थी उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे थे और भारत की जो प्राचीन विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। Mastering Indian language and translating Sanskrit and Persian work into English. Together with them, John set up the Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक जो मैगजीन होती है उसका प्रकाशन शुरू कर दिया। Jones and Colebrook came to represent a particular attitude toward India. They shared a deep respect for ancient culture both of India and West. जोन्स और कोलब्रुक जो थे वो भारत के प्रति खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की जो प्राचीन संस्कृतियाँ होती हैं उनके प्रति उनका गहरा आदर भाव रखते थे। मतलब वो दोनों जो कल्चर होते थे दोनों कल्चर के अंदर इंटरेस्ट रखते थे। उनका मानना था कि ये जो इंडियन कल्चर होता है प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थे। इंडियन civilization they felt had attained its glory in the ancient past but had subsequently declined। In order to understand India was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period, for only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims, and only a few study of these texts could form the basic of future development in India। कि उसके बाद ये उसका पतन होता चला गया। उनकी जो ओपिनियन में भारत को समझने के लिए जो एंशियंट टाइम में लिखे गए यहाँ के होली और लो ग्रंथ को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि जो हिंदू होते हैं हिंदू और मुसलमानों के जो रियल आइडियाज़ होते हैं वह कानून इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है जो होली बुक्स होती है। और इन रचनाओं की पुनः स्टडी करने से ही भारत के भावी विकास का आधार भी पैदा हो सकता है। मतलब
कि इन बुक्स को जब वो रीड करेंगे तो उनको जो ओल्ड टाइम की जो चीज़ें होती हैं इंडिया की वो उनको समझ आनी लगेंगी और उन्हीं के आधार पर वो एजुकेशन के लिए रखना चाहते थे इंडिया के अंदर। So Jones and Colebrook went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them, and making their finding known to others. This project they believed would not only help the British learn for Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glory of their past. In this process, the British would become the guardian of इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर। तो इस तरह से जॉन्स और कॉलब्रुक जो थे दोनों ही जो प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने जो नतीजे होते थे उनको पहुंचाने में जुट गए। उन्हीं की बिलीव था कि ये जो प्रोजेक्ट था न केवल अंग्रेज़ों की जो भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा जानने का मौका मिलेगा। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने एजुकेशन के लिए कुछ चीज़ें बनाई। Influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning. They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. The officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they value and treasured, not subjects that were aligned to them. Only then they believe could the British hope to win a place in the hearts of the natives. Only then could the aligned rulers expect to be respected by their subjects. कि ये इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के जो बहुत सारे अधिकारी थे उन्होंने दलील दी कि जो अंग्रेजी और वेस्टर्न ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करके और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी स्थापना की जाए। इन ऑफिशियल्स का ये भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही फैमिलियर है, परिचित है और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासन अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकता है। तो इस तरह से कुछ ऑफिशियल्स भी थे जो इंडियन की तरह सोचते थे। यहाँ पर एक वर्ड होता है मदरसा, एन अरेबिक वर्ड फॉर ए प्लेस ऑफ लर्निंग एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज। मदरसे जो थे सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। ये किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। With this object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law, and the Hindu college was established in Banaras in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of country. इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कैलकाटा में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन जो संस्कृत ग्रंथ थे उनकी शिक्षा दी जा सके और देश का जो शासन चलाने में मदद मिले। Not all officials shared these views. Many were very strong in their criticism of Orientalism. कि कंपनी के सभी ऑफिसर्स जो थे इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे इसके क्रिटिसिज्म मतलब इसके आलोचक भी थे, कटु आलोचक भी थे। ओरिएंटलिस्ट मीन्स यहाँ पर जो ओरिएंटलिस्ट का मीनिंग होता था दोज विद ए स्कॉलरली
नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। एशिया की भाषा और संस्कृत का गहरा ज्ञान रखने वाले लोग को क्या बोला जाता था? ओरिएंटलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रीव एरर्स ऑफ ईस्ट। पूर्व की जघन्य गलतियां, मतलब ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट का मतलब होता है कि ईस्ट की जो बहुत ही सघन, जिसको बोलते हैं हम, वो गलतियां। फ्रॉम द अर्ली 19th century many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. They said that knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. Eastern literature was non-serious and light-hearted, so they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in increasing the study of Arabic and Sanskrit language and literature. कि 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही बहुत सारे जो अंग्रेज अफसर थे वो एजुकेशन के ओरिएंटलिस्ट जो व्यूज थे, विजन जो था, उसकी आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य गंभीर और अस्थायी, मतलब जो वेस्टर्न जो चीज़ें होती है वो सही नहीं होती है। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे अंग्रेज अफसर जो थे वो इस तरह की चीज़ें भी बोलते थे। उनके अंदर एक होता था जेम्स मिल। जेम्स मिल वाज one of those who attacked the Orientalist. The British effort, he declared, should not be to teach what the natives wanted or what they respected in order to please them and win a place in their heart. The aim of education ought to be to teach what was useful and practical. So Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West and made, rather than with the poetry and scared literature of the Orient. कि इनमें से जेम्स मिल एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस चीज की आलोचना करते थे कि इंडियंस को उनकी लैंग्वेज के अंदर शिक्षा दी जाए। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने की, इंडियन जो पीपल थे उनको खुश करने या उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी जो ओपिनियन था उनमें एजुकेशन के जरिए जो यूजफुल और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को जो ईस्टर्न समाज होता है उसके काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि वेस्टर्न ने किस तरह की जो वैज्ञानिक और टेक्निक सफलताएं हासिल कर ली है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती थी ये कुछ अंग्रेज सोचते थे। यहाँ पर एक वर्ड होता है मुंशी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुंशी? The meaning of munshi is a person who can read, write and teach Persian. जो पर्शियन लिखना, पढ़ना और पढ़ाना जानता है उसको मुंशी बोला जाता था। यहाँ पर एक वर्ड और होता है वर्नाकुलर, a term generally used to refer to a local language or dialect as distinct from what is seen as the standard language. In colonial countries like India, the British used the term to mark the difference between the local language of everyday use and English, द लैंग्वेज ऑफ द इम्पीरियल मास्टर। यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी जो स्थानीय भाषा या बोले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा के इस्तेमाल की जो भाषा यूज करते थे, उन साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजों के बीच फर्क और उनको पॉइंट करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो ये इसका मीनिंग होता है। बाय द 1830 द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट became sharper. One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay. He saw India as an uncivilized country that need to be civilized. No branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared to what England had produced. Who could declare Macaulay that? कि 1830 के दशक तक जो ओरिएंटलिस्ट होते थे उनका विरोध और तीखा हो गया। थॉमस
बेबिंगटन मैकॉले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वे भारत को असभ्य देश मानते थे। जो मैकॉले होते थे वो भारत को एक अनसिविलाइज कंट्री मानते थे जिन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाना जरूरी था। मैकॉले के मुताबिक क्या था कि जो वेस्टर्न ज्ञान होता है उसकी कोई शाखा इंग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस हुई थी। तो इस तरह से जो मैकॉले होते हैं वो सोचते हैं।